अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रोग्राम नया सवेरा में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आपका हर नया सवेरा खुशियों भरा हो, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि आज मेरे पास बिल्कुल ही प्रोग्राम एक नया टच है। नो सिंगर नो मॉडल, मेरे पास सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली एक वेल नोन पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका नाम है जी मोहम्मद जाहिद खान साहब। मैं इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ और इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम से पहले मैं ये बताती चलूँ कि मोहम्मद जाहिद खान साहब जो हैं ये वज़ीर आला पंजाब के मेंबर हैं कंप्लेन सर लाहौर के। तो इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मतलब सियासत जो कि एक बहुत टफ़ काम है, तो आप सियासत को और घर के जो आपके मैटर्स हैं उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? असल में सियासत एक टफ जॉब नहीं है, सियासत एक खिदमत का नाम है। अच्छा, और ये एक जज्बा है जो कि हर इंसान में होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए, मर्द और औरत में होना चाहिए। ये ऐसा जज्बा है जो आपको नेचुरली आपके अंदर पाया जाना चाहिए और हर इंसान में नहीं होता ख़ास तौर पर। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि बाय बर्थ ये एक ऐसा जज्बा मेरे अंदर मौजूद था जो कि आज उभर कर सामने आ रहा है। और यही वही जज्बा है जो कि रात को सोने नहीं देता। अगर कोई रात को 12-1 बजे 2 बजे लोग अपने मामलात के लिए, अपनी खुशी कमी के लिए कई मामलात जो कि वो फ़ोन करते हैं और फिर कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि नहीं रहने दें, फिर नहीं वही जज्बा उभर कर सामने अंदर से निकलता है कि नहीं ये कोई प्रॉब्लम में होगा, नहीं इसके साथ चलना चाहिए। अच्छा, सियासत की आप डेफिनेशन मतलब कर रहे हैं कि जज्बे का नाम है, तो जो जिन लोगों ने पहले सियासत की है और जो इस वक्त पीछे की हुकूमत चल रही है, इन दोनों की सियासत में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? उन्होंने सियासत की है पैसा बनाने के लिए, और जिस लीडर के पीछे हम चल रहे हैं वो इमरान खान है। वो उसे ना किसी शोहरत की ज़रूरत है और ना ही किसी पैसे की लालच। वो हम उनके फॉलोअर हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं जिसकी आज उन्हें सिला मिल रहा है। और वो किसी किस्म के वो ना पैसे की लालच में, ना अपने फेम की लालच में, और वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए सियासत और पाकिस्तानी नेशन के लिए इनको बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए सियासत कर रहे हैं। और हमारा भी अज़म यही है और हमारी कोशिश है कि कोई गरीब जिसको पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात में हम उसको नहीं रहने देंगे। और हाँ, ऐसा है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना की सिचुएशन चल रही है और लास्ट टाइम आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने काम किया है सिख लोगों के लिए, उनकी वो जो गुरुद्वारा खोल दिया, उनकी मजहबी करतारपुर खोली है, और उसके अलावा जो इंडिया में सिचुएशन चल रही थी उस हवाले से भी उन्होंने काफ़ी अच्छा इक़दाम किया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर आज़म है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं, बल्कि एक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े लीडर सामने आए हैं जो कि पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया उनको मानती है। ख़ास तौर पर ये जो इनके सियासी हरीफ हैं वो भी आज के इस दौर में उनको एक सियासतदान मान चुके हैं, जो कि उनको एक वो बंदा मान चुके हैं जो कि पिछले अपने अदवार में इनका नाम लेना पसंद नहीं करते थे। नाम लेने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन ये अपने दौर में अपने सियासी हरीफ नहीं मानते थे और आज वो इनको इनकी आंखों में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक लीडर हैं और वो 18 करोड़ आवाम के लीडर हैं और वो इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो कबीना आसफ अली ज़रदारी के साथ थी, जो नवाज शरीफ के साथ थी, वही कबीना इमरान खान के साथ है, तो ये कैसे फोर्स कर रहे हैं? देखिए ना, उस पे तो इल्ज़ाम आ गए कि ये पैसे लेके भाग गए, इसने ऐसा किया। वही कबीना जो इनकी हुकूमत में इनके साथ मिलके खड़ी थी एक प्लेटफॉर्म पे, वही आज इमरान खान के साथ खड़ी। देखिए, बहैसियत कौम मैं आपको एक बात बताऊं ना, 2008 में इलेक्शन के दौरान मैं लाहौर की 9 सीटें थी NA की, कौमी असम्बली की 9 सीटें थी और 9 के 9 वो बंदे थे जिन्होंने कभी किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा था।
2009 की बात मैं कर रहा हूँ, 2008 के इलेक्शन में कोई बंदा भी 9 सीटों में ऐसा नहीं था कि जिसने किसी पार्टी से एफिलिएशन हो या किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की हो। 9 के 9 बंदे नए थे। इस अवाम ने उनको वोट देकर नई असम्बलियों तक नहीं पहुंचाया। देखिए, बात यह है कि उसके बाद जब 2013 के इलेक्शन आए तब भी पीटीआई ने ऐसा ही किया। कम से कम लाहौर में, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर के उस वक्त सीटें ज़्यादा हो चुकी थी, उस वक्त 12 सीटें हो गई थी। उस वक्त भी हमने किसी भी पुराने बंदे को बिल्कुल नया चेहरा लाने की कोशिश की, लेकिन हमारी आवाम ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद 2018 में हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स लेकर किसी तरीके से इमरान खान को, ख़ास तौर पर इमरान खान को असम्बली तक पहुँचाया जाए, जिसकी वजह से हमें कुछ कैंडिडेट्स का हमें सहारा लेना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, लीडर एक होता है, लीडर एक होता है जिसके पीछे पूरी टीम चलती है। और जब लीडर अच्छा हो, लीडर ईमानदार हो, तो फिर पूरी टीम उसके पीछे चलती है और ईमानदारी की कोशिश करती है। अच्छा, पीटीआई हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्र है कि देखें डस्के का इलेक्शन है, वो भी पीटीआई हुकूमत में रहकर हार चुकी है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 1-2 इलेक्शन हुए हैं, वो भी पीटीआई बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसका रीज़न क्या है? रियल में देखें ना, वो जो डस्के का इलेक्शन था वो उनका एक तो होम ग्राउंड था, दूसरा वो पहले ही उनकी सीट थी, वो सीट भी उनकी थी। हमारे जो ये पिछले री इलेक्शंस गुजरे हैं, बाई इलेक्शंस गुजरे हैं, इनमें टोटल 6 इलेक्शन गुजरे हैं। इनमें 6 में एक पीटीआई का था जो कि हमने री इलेक्शन में दोबारा विन कर लिया। तो 6 की 6 सीटें, जो 5 बाकी सीटें थी, उनमें 5 की 5 सीटें नून लीग की थी। लेकिन उसके बावजूद उस वक्त मुकाबला था महंगाई के साथ इमरान खान का। हमने इसको ओवरकम किया। हम अपनी ग्रोथ रेट को 4% पर लेकर आए हैं, जो कि पाकिस्तान की कह लें कि 10 साल की तारीख में आज बुलंद तरीन सतह पर है। इंशाल्लाह अगर अब मज़ीद आने वाले इलेक्शनों में आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि अवाम का हम पर बढ़ता हुआ एतमाद किस तरह बढ़ रहा है। नहीं, आपने कहा है कि डस्का इलेक्शन जो है वो पीटीआई, वो नून लीग का होम ग्राउंड था, वहाँ पे पीटीआई के नामवार मौजूद हैं, डॉक्टर फरदौस, आशिका अवान, आसमान डार जैसे नाम मौजूद है वहाँ पे, तो इनका क्यों नहीं वो होम ग्राउंड? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, उनका भी वही होम ग्राउंड है। लेकिन ये जो सीट थी डस्का की, ये उनकी अपनी सीट थी और पुरानी सीट थी। हाँ, हम लोग ने, हमारा वोट बढ़ा है उधर, 30,000 वोट हमने अपनी पीटीआई का, वहाँ पे हमारा वोट बढ़ा है और उनका वोट कम हुआ है। उन्होंने 1,35,000 वोट लिया था, उन्होंने, अब उनका 1,20,000 वोट है और हमारा वोट 1,15,000 है। हम 5,000 के वोट से अगर हारे हैं तो ये कोई ऐसी बड़ी जीत, उनकी इतनी बड़ी जीत नहीं है। लेकिन जिस तरह आते आते वक्त में हमने जिस तरह इसको, महंगाई को नीचे लेकर आ रहे हैं और इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप आते वक्त इलेक्शन में देखें, इंशाल्लाह इमरान खान की फतह अगले 5 साल भी होगी और इमरान खान अगले 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आपको सियासत का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मतलब ये तो आपने बताया कि बाय बर्थ ही था, लेकिन किस सियासतदान को आपने ज़्यादा फॉलो किया और आपको उसकी जो सियासत है वो पसंद आई कि आपने सियासत में कदम रख दिया? देखिए, जब मैं छोटा सा था ना, तो मेरे वालिद को दूर दूर तक सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका। तो घर में इमरान खान की बात होती थी, घर में एक ये नई पार्टी 96 में बनी थी, तो वालिद साहब को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इस पार्टी में एंटर होने की, और घर में इसी तरह की बातें हो रही, खान साहब के बात होना। और मैं छोटा सा था उस वक्त भी, फादर के साथ बाइक पे इनके जुलूस में जाते रहना। और मुझे याद है कि इतने कम लोग इस पार्टी में हुआ करते थे उस वक्त इतने कम लोग थे कि एयरपोर्ट पर खान साहब ने जाना है तो सिर्फ 2 गाड़ियां जा रही हैं, एक फादर की और एक हमारे बड़े मोहतरम भाई हैं हमारे शबीर सयाल साहब। ये 2 गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पर खान साहब को रिसीव करने जाती थी, और शाम को कहीं जलसा होता था, शाम को कहीं कॉर्नर मीटिंग होती थी, यही 2 गाड़ियाँ उधर जाती थी। तो वो टाइम, वो बहुत कह लें कि पार्टी पर उस वक्त के हम लोग साथ हैं, बड़ा प्यार और मोहब्बत खान साहब के साथ था और इसी तरह से प्यार आगे बढ़ता रहा। उसके अलावा चंद बातें खान साहब की बहुत हमें अच्छी लगी, जिसमें वो जिस बात पर खड़े हो जाते थे, डट जाते थे,
उससे हिलते नहीं थे, अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। जो लीडर होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए वो लीडर नहीं बन सकता। खान साहब ने कभी किसी गलत बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी स्टैंस लिया है तो पूरा स्टैंस लिया उस पर, अपने वर्कर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ हेल्प में, दोस्तों के साथ कई मामलात में उन्होंने पूरा स्टैंस लिया है। जो बात हमें उनकी अच्छी लगी थी वो ये थी। अच्छा, ठीक हो गया। आपको कितनी देर होगी ये सियासत में काम करते हुए? सियासत में मैंने पहली कह लें कि अपना पहली तकरीर जो है 2006 में की थी। जिसके बाद उस वक्त मैं अपनी इलाके की यूसी का जनरल सेक्रेटरी बना था। तो उस वक्त के बाद मैं अमली तौर पर सियासत में एंटर हो चुका हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने अपने एरिया के जो आवाम हैं उनके लिए क्या काम किया? हमने उनके लिए जी ख़ास तौर पर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। इसके बाद मेरी कोशिश है कि हमारे इलाके का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि स्कूलिंग से बाहर हो। मैं अपने तौर पर जो मेरी सियासत का स्टाइल है, सियासत की सोच है, वो सेहत और तालीम है। किसी भी माशरे को आगे बढ़ाने के लिए सेहत और तालीम से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। चलिए यहीं से बातचीत का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम लोगों ने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैं आपको बताते चलूँ कि जैसा कि मेरे साथ जाहिद खान साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत हो रही है सियासत के हवाले से और जो हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब उनके हवाले से। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह भी आपने बताया था कि एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पे पाकिस्तान में आप जो अपने एरिया के लोग हैं उनके लिए बेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके अलावा जो हाइजेनिक सिस्टम है वो बेस्ट करना चाह रहे हैं, इसके लिए मेन चीज़ें क्या ज़रूरी हैं? देखिए जी, तालीम जो है किसी भी माशरे के लिए सतून समझा जाती है। अगर हम तालीम को आगे फ़रोग नहीं देंगे तो हमारा माशरा बहुत पीछे चला जाएगा। इसके लिए हमारे अपना 2021 के बजट में एक तारीख़ी बजट रखा गया है, जिसमें हम स्ट्रीट के लिए जो बच्चे काम नहीं करते या जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लोगों के घरों में काम करते हैं, हम उसे कतई तौर पर पंजाब के लेवल में बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। और इसी तरह हमारा ब्यूरो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, हम वहाँ पर उनको एडमिशन दिलवाएंगे, फ्री एडमिशन होगा और वहाँ पे अपना लिविंग फैसिलिटी भी होगी और उनके हर बिहेवियर का, उनके नेचुरल बिहेवियर का, उनके स्टडी का और उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम मौजूद होगा। इसके बाद हमारा हेल्दी फूड के लिए भी एक प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें हमारा खालिस दूध का हमारा ऐसा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने जा रहा है थोड़े दिन तक, जिसमें हम दूध को बिल्कुल साफ़ और शफाफ और खालिस दूध आवाम को पहुंचाने का हमारा अज़्म है और ये हम इसको 90% तक ले आए हैं। लाहौर में कम से कम हम इसको फुली तौर पर, जो लाहौर के लोग इस बात को समझ जाएं कि इस वक्त उनको लाहौर में जो दूध मिल रहा है वो 100% खालिस है। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि देखें, अगर किसी देहात में या छोटे कस्बों में चला जाएं तो वहाँ पे खालिस दूध जो है वो 100 से लेकर 120 रुपये तक लीटर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर लाहौर की बात करें तो 110 रुपये में 2 लीटर दूध मिल रहा है। ये खालिस है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम जब किसी भी शॉप पर जाते हैं वहाँ पर दो बर्तन रखे हुए होते हैं, ये 150 रुपये है, ये 120 रुपये है। असल में देखें, जो हमारे यहाँ भैंस है, भैंस का दूध कीमती समझा जाता है, बिल्कुल, और गाय का दूध जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो आपको जो डिफरेंस मिलता है और गाय और भैंस का डिफरेंस आपको नज़र आता है। लेकिन यानी आपको आते हुए फर्दर जो है हमारा आने वाला वक्त, उसमें आपको ऐसे मामला बिल्कुल सेम मिलेंगे और आपको पैक दूध दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा आपका ना प्रोसीजर है जो दूध के हवाले से खासकर आप करें।
अच्छा, इसके अलावा जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है कोरोना के हवाले से, मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, पब्लिक है, उन्होंने कोरोना को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, और इस वक्त जो सूरत हाल बिगड़ी है, इसमें आप पब्लिक को ब्लेम करेंगे? नहीं, देखिए जी, ये पूरी दुनिया में एक वबा तो खुदा की तरफ से आई थी, तो हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ की वजह से, अल्लाह ताला के रहम की वजह से हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर हम दूसरे ममालिक की तरफ देखें, भारत की तरफ देखा जाए, चाइना की तरफ देखा जाए, अमेरिका की तरफ देखा जाए, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस बीमारी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान होने के नाते हमारे अल्लाह ताला ने और हमारी गवर्नमेंट की चंद पॉलिसीज़ की वजह से हम लोग इसको बिल्कुल पाकिस्तान से ख़त्म करने में कामयाब हो के बिल्कुल पास आ चुके हैं। इंशाल्लाह 70 लाख लोगों को आज के दिन तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसका काम जारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म। अच्छा, मैं वैक्सीन की अगर अभी बात की आपने, तो मैं ना यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कंसिडर करते हैं कि वैक्सीन जो लगवा रहे हैं लोग, कुछ वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उनके मतलब वो कहते हैं जी कुछ टाइम बाद हम लोग शायद मर जाएं। मतलब वैक्सीन के लिहाज ना लोगों के माइंड में बिल्कुल एक ऐसा उन लोगों ने इमेज बना लिया है कि वो बीमारियां फैला रही है ये वो। इस हवाले से आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो वैक्सीन लगवा कर कोरोना से महफूज रहे? नहीं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है कि आप वैक्सीन लगाने से 2 साल के बाद खुदा न ख्वास्ता कि इंसान की डेथ हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वो जो कई मामलात लोग देखकर परेशान हो जाते हैं, ये स्टार्टिंग पे बुज़ुर्गों को लगी थी, कह लें कि 70+ लोगों को ये लगी थी, और ये वो एज होती है जबकि इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है। अब ये इंसान का वो मरला होता है जिसमें इंसान ने अल्लाह की तरफ भी वापस जाना होता है। ये उन लोगों को, चंद लोगों को जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए, लोगों के जहनों में ऐसी बातें आई। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी लीडरशिप, हाँ बिल्कुल, कोई डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड ना करते। और ये वो चीज़ है कि कोई डॉक्टर इस बात को नहीं मानने को तैयार, और ये मनगढ़ंत बात है और हमें आंखें बंद करके वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए, ऐसी कोई बात। अच्छा, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं? कोई सोशल एक्टिविटीज़ क्या करने का आपका प्लान है? ख़ास एक्टिविटीज़ तो नहीं है। सियासत के अलावा एक सोशलिज़म का भूत सवार है और वो सुबह शाम बस यही कोशिश होती है, सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, उनके मामलात के लिए उनके साथ जाना, मुख्तलिफ़ दफातर में विज़िट करना, और वज़ीर आला कंप्लेंट सेल के ऑफ़िस में। और ये आपको बड़ी खुशाइन बात बता दें कि हमारा इस तरह से हमारा सेटअप चल रहा है वज़ीर आला कंप्लेंट सेल का कि हमारे टेबल पर एक भी जो फ़ाइल है वो पेंडिंग नहीं है, और हमारा मामलात लोगों तक रिलीफ़ पहुंचाने का हम एक भी पेंडिंग फ़ाइल नहीं रहने देते शाम को। हमने इसको, इनके मामलात को, इन मसाइल के लोगों के मसाइल को हमने शाम को हल करके येस और नो में उनके सामने रखना होता है। ज़बरदस्त हो गया जी। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। जी, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और वापसी पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास 2 इंटरनेशनल लेवल के क्वाल खां मौजूद हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वाली करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और लोहा मनवाया है अपने फ़न का, अपनी फ़नकारी का। तो इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त जो क्वाल खान है, बदर अली खान साहब। सर वेलकम, कैसे हैं आप? और इन्हीं के साथ इनके भाई हैं जी बहादुर अली खान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे पहले ये बताएं, आपका नाम बहादुर किसने रखा था? ये मेरे वालिद और वालिदैन ने रखा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, मतलब कवाली करने का? ये जो कवाली का है ये हमारे अबावदाद से है। अच्छा, 70 साल पहले से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो जलंधर इंडिया में कवाली ज़िला कपूरथला में करते रहे हैं।
फिर जब पार्टीशन हुआ उस वक्त तो हमारे वालिद साहब और मेरे चचा अरशद अली लियास अली, उनका यहाँ पाकिस्तान में आकर कवाली की बना, और तीसरा ग्रुप अब हमारा बना बदर अली बहादुर अली, और अब हमारे माशाल्लाह भतीजे आगे कर रहे हैं काफ़ी, और हमारे ख़ानदान में और भी कवाल मौजूद है। भी एक आपको जद्दी पुश्ती शौक, जी, मतलब आपके खून में रचा बसा हुआ है, तो कितनी एज से आपने पहली परफॉर्मेंस दी थी? 10 साल का था जब हमने कवाली की बातों में, मुझसे 2 साल छोटे हैं, 8 साल के थे, तो तब से हमें, तो तब से अब तक ये गाना और ये मतलब इतने अच्छे तरीके से, बहुत सोलफुल आपकी वॉइस है, पीसफुल वॉइस है, मतलब बिल्कुल दिल को छू जाती है। मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, क्योंकि हम उनका मिशन लेकर चले हैं। तो जब हमारे वालिद साहब और चचा करते थे उस वक्त तो मीडिया का इतना दौर नहीं था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी हमने मेहनत की और लोगों को मिले जिस तरह के, और अपना एक मकाम के लिए फिर ऐसा भी वक्त आया कि हम बाहर के ममालिक तक गए हैं, और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द भी हैं, दोस्त भी वहाँ कवाल सुनने। अच्छा बदर, पाकिस्तान से बाहर जाके चाइना में, मस्कत में, बहुत सारी गल्फ कंट्री में आपने जाके अपने फ़न का मुजाहरा किया। सबसे ज़्यादा अच्छा किस मुल्क में आपको रिस्पांस मिला, किस मुल्क में अच्छा लगा? ये हमने जो हमारा सफ़र जहाँ से शुरू हुआ वो हमने इजिप्ट से शुरू किया, मिस्र में, जब वहाँ पर 27 मुल्कों के ग्रुप आए थे और पाकिस्तान की आदत हमने की थी। फिर उसके बाद जब हम 2012 में जापान गए हैं, तो वहाँ जापान में जाकर बड़ी अप्रिशिएट मिला और हमें बड़ी खुशी मिली, और अल्लाह ने बहुत मकाम दिया। वहाँ को जो राइटर था उसने लिखा कि जी यहाँ जापान ज़लज़ले से हिला था, तो यहाँ फिर इन 5 भाइयों की कवाली से हिला। तो वो ऐसा हमारा एक अल्लाह ताला ने वहाँ पर बनाया जापान में कि अब हम हर साल वहाँ पर परफॉर्म के लिए जाते हैं, और हमारे शागिर्द भी हुए, दोस्त भी हुए, और आउट ऑफ कंट्री में हमें जापान में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, क्योंकि हमने वहाँ पर जापानी सॉन्ग तैयार किया, जापान और पाकिस्तान का म्यूज़िक मिक्स करके, तो हमने एक वो वहाँ पर परफॉर्म किया। शिया वसे नाला थे वो था को, तो वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको, वो बड़ा। कवाली के बाद आपने कभी गज़ल गायक की तरफ भी गए हैं, जिस तरह जी। पाकिस्तान के नामवर फनकार शेर मियां दाद, राहत फ़तेह अली खान जैसे इकबाल, वो गज़ल की तरफ गए हैं, तो कभी सिंगिंग भी किया है जी क्या आप लोगों ने? जी मेरा अलबत्ता यूट्यूब पर गाना है तेरे बिना जी या लागे ना, वो सोलो में मैंने किया, उसके अलावा गज़लियात की हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चल रही हैं, और बड़ा उनका जो एक कवाली जिसकी वजह से आप फेमस हुए, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, आपको अप्रिसिएशन मिली, जी। वो कौन सी एक है कवाली, उसके कुछ आप हमें अशार सुनाना चाहें? जी सर, वो हम आपको सुनाते हैं। जब हमने ये दोनों मिक्स किया ना, पाकिस्तान और जापानी म्यूज़िक, तो उससे हमें लोगों ने बहुत ज़्यादा पजीराई की। उसके अलावा नातें हमारी तो चल रही हैं, बड़ा लोग माशाल्लाह पसंद करते हैं, वहाँ जामी साहब की हम नातें पढ़ते हैं। दूसरा, लेकिन वो शिया वसीनल आपको सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने उधर बहुत शिया वसीनल थे वो था को, शिया वसीनल थे वो था को, शिया वसीनल ताई donde shimme soyo ola milna le थे वो था को। मुझे यार मिल गया है, मुझे यार मिल गया है, हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार मिल गया है, मुझे यार मिल गया है। शिया वसीनल थे वो था को, शिया वसीनल थे वो था को, शिया वसीनल ताई donde shimme soyo ola milna le थे वो था को। ओ मुझे यार मिल गया है, मुझे यार मिल गया है, हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आपकी कवाली करना और इसके अलावा जो आपके घर के मैटर्स हैं, इन दोनों को आप कैसे मैनेज करते हैं? कैसे टाइम घर में? टाइम जी, जब हमारा परफॉर्मेंस का टाइम होता है तब तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितनी देर करना है, तो लेकिन चूंकि ये हमारी फील्ड वर्क है तो उसमें हमें फिर मैडम अली, सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुर अली साहब और बदर अली खान साहब हर जुमेरात को 4 बजे ना दाता साहब कवाली करते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, अजमेरी कवाली, इसी वजह से मजबूरी है, और ये बड़ी करम नवाजी है, क्योंकि जो कवाली है वो रिलेटेड है बुजुर्गों से,
बिल्कुल। तो वो इस वजह से बुजुर्गों का हमें सत्ता हजरत है। मियाँ मीर साहब बाला पीर, वो हमारे अबाव दाद के बुजुर्ग हैं, वहाँ पर भी हम करते हैं, अनुभव भी करते हैं। और अब हर जुमेरात को हम सरकार दाता साहब की- और उसके अलावा जो हमारे अच्छे चैनल में दोस्त हैं, जैसे तीक शाह साहब हैं, नदीम भाई हैं, तो इनको वजह से हम यहाँ पर आए हैं, तो ये बड़ा इनकी बड़ी हमें इस बात की मेहरबानी खुशी हुई कि इस चैनल पर हमें इन्वाइट किया गया। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपके जो अपने बच्चे हैं मैरिड जी, हैं जी। माशाल्लाह ना, तो वो भी इस फील्ड में आने का शौक रखते हैं? फील क्या उनके खून में है मेरा माशाल्लाह। ये भी रिकॉर्डिंग में बड़ा बेटा मेरा बैठा हुआ था जिसने मेरे ज़्यादा सूर पहना था, अहमद अली। और उसके अलावा मेरा छोटा बेटा है बिलाल अली, वो 3 साल का है, लेकिन वो तबला भी बजाता है, हारमोनियम भी बजाता है, यानी कि उसके गाने पर मैं खुद हैरान हूँ। ऑलराउंडर है। और वो जैसे खुदा दाद होता है ना, जैसे किसी खान साहब की अगर कोई चीज़ लगाए तो उसके मुकम्मल वो आवाज़ लगाता है, उसके पिक ऊपर। करता है। और हम खुद हैरान होते हैं कि यार ये क्या है। तो बातुल भाई के ख्याल से 2 बेटियां हैं, तो वो, लेकिन वो भी, उनको भी गाना बजाना वो माशाल्लाह एक खूनी जैसे स्टार से जी, चल रहा है और आगे आपके बच्चे अच्छा, भी पाकिस्तान बहुत में आपको कौन सा कवाल जो है, कौन सा आपको मुतासर करता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत हैं। ज़्यादा लाइक करते कवाल तो आपको पता है जो सबसे फेमस हैं वो खान साहब, नुसरत अली खान साहब रहे हैं, जी, उनके अलावा बदर मियां दाद साहब, राहत फतेह अली खान साहब, जो ये फेमस हमारे है इस फील्ड पे। के जो जैसे कहते हैं मम्बा लोग हैं, जी जी। जो लीजेंड्स हैं। तो उसके अलावा और खान बहुत साहब की सारे कमी तो अच्छे- पूरी नहीं हो सकती, नुसरत फतेह अली खान साहब। बहुत अच्छे अच्छे फनकार हैं, तो खान साहब का ही ज़्यादातर हम सुनते राइटर आपको मिलता है, राइटर आपको पोइट्री लिख के देता है, और जो खान साहब के दौर में पोइट्री थी, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? और इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन चल रही है, आप क्या इंडस्ट्री को पैगाम देना चाहेंगे? इंडस्ट्री का पैगाम हमारा तो यही है कि जो म्यूज़िक है ना, वो पीस ऑफ वर्ल्ड है, तो इसमें सिर्फ लव का पैगाम जाना चाहिए, किसी की दिल शिकनी ना हो, राइटिंग में कोई ऐसा अल्फाज ना हो जो कि दुनिया पर बुरा असरात करे, तो जो शायरी भी हो वो भी अच्छी हो, और उसकी कंपोजिशन भी अच्छी हो, और लोगों तक एक अच्छा पैगाम पहुँचे। अच्छे क्या कभी आपने खुद भी कोई कवाली लिखी है? जी जी, हमारी बहुत सारी कवालियाँ अपनी लिखी हुई हैं, गज़लियात लिखी हुई हैं। वो नबी का नाम जब मेरे लबों पे विर्द करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पे विर्द करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पे विर्द करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है, लहू। ये भी मेरी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी वॉइस है आपकी। होप के आपको नेक्स्ट अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले और ऐसे ही आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते चले। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है, तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखिए ख्याल। आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट अरीज हबीब और नदीम अब्बास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।